नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग के विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग कूलिंग टावर के अवयव पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कंटेंट, इसमें बात करेंगे कूलिंग टावर के भाग, कूलिंग टावर का विशेष विवरण, कूलिंग टावर की पराश, कूलिंग टावर की अप्रोच, कूलिंग टावर की दक्षता, कूलिंग टावर में लॉसेस। शुरुआत करते हैं कूलिंग टावर के भाग से। यहाँ पर एक चित्र में कूलिंग टावर को दर्शाया गया है, जिसमें कूलिंग टावर के विभिन्न भागों को अंकित किया गया है। इन्हीं अंकित भागों में से कुछ मुख्य भागों की बात हम करेंगे। शुरुआत करते हैं एलिमिनेटर से। इसे पानी पास करने की अनुमति नहीं है। एलिमिनेटर को टावर के शीर्ष पर रखा जाता है, जहां से केवल गर्म हवा गुजर सकती है। अर्थात एलिमिनेटर अपने आप में से जो बाष्पीकरण के साथ पानी की बड़ी बूंदें जाती हैं, उनको पास नहीं होने देता है। यह केवल और केवल गर्म हवा को ही अपने से पास होने देता है। वही कूलिंग टावर के शीर्ष पर लगाया जाता है। नंबर 2, स्प्रे नलिका और हेडर। अत्यंत आवश्यक है कूलिंग टावर में यह भाग, क्योंकि कंडेंसर के आउटलेट से आने वाले गर्म पानी को हम इसी हेडर के माध्यम से स्प्रे करके छोटे छोटे कणों में विभक्त करके उसको कूलिंग टावर में नीचे की ओर भेजते हैं। इसका मुख्य कार्य जो स्प्रे का है, वो उसके छोटे छोटे कणों में विभक्त करना, जिससे क्या होता है, बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बाष्पीकरण की दर क्यों बढ़ती है? जब छोटे कणों में विभक्त हो जाएगा, अर्थात उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ज़्यादा सरफेस एरिया में वो ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आएगा और अपनी ऊष्मा को आसानी से हवा को प्रदान कर सकता है, जिससे क्या होगा, बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अगला है पीवीसी फिलिंग। स्प्रे नलिका और हेडर के नीचे एक पीवीसी फिलिंग पैकिंग लगा दी जाती है। ये दिखने में तो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इसका मुख्य कार्य है कि पानी की जो गति है वो ऐसा ना हो कि स्प्रे नलिका से निकलने के कुछ ही समय में संप में जाके इकट्ठा हो जाए। तो इस पानी की गति को कम करने के लिए हम ये पीवीसी फिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, जो पानी की गति को कम करता है। अगला है मेस। अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में हवा के साथ धूल के कण भी होते हैं। कूलिंग टावर में फैन का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह फैन चलता है तो अपने आसपास की वायुमंडल की एयर को सक करते हुए कूलिंग टावर के अंदर ले जाता है। या ब्लोअर चलता है तो वो भी कूलिंग टावर के आसपास की वायु को कूलिंग टावर में से होकर बाहर की ओर फेंकता है। इन दोनों ही कंडीशनों में जो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण हैं, वो कूलिंग टावर में जा सकते हैं। तो ये कूलिंग टावर में धूल के कण ना जाएं, इनको रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अवांछित कण हैं, इनको कूलिंग टावर से दूर रखा जाए, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैस। अगला है नॉब वाल्व, या इसको बोलते हैं फ्लॉट वाल्व। अभी हम बात कर रहे थे कि हम बाष्पीकरण की दर बढ़ाते हैं कूलिंग टावर में, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो। अगर बाष्पीकरण बराबर होता रहेगा तो हमारे संप के टैंक का लेवल भी डाउन होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेकअप वाटर पंप। मेकअप वाटर पंप और संप टैंक का जो लेवल है, उसको मेंटेन करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं नॉब वाल्व या फ्लोट वाल्व।
फ्लोट बॉल को देखते हुए मेकअप वाटर पंप और अपने आप चालू और बंद करके कूलिंग टावर के लेवल को मेंटेन करता है। अगला है रिश्ता बॉल, इसको ब्लीड ऑफ बॉल भी कहते हैं। अत्यंत आवश्यक वाल्व है क्योंकि लगातार बाष्पीकरण होने की वजह से कूलिंग टावर के संप में खनिजों और नमक के लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मात्रा को कुछ समय पर पानी को ब्लीड ऑफ अर्थात ड्रेन करके बाहर निकाल कर हम क्या करते हैं, खनिज और लवणों की मात्रा को, नमक के लवणों की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगले हम बात करेंगे कूलिंग टावर का विशेष विवरण कि कूलिंग टावर का सिलेक्शन कैसे करें, कि हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हम कौन से कूलिंग टावर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर कूलिंग टावर का अनुरक्षण, कूलिंग टावर के प्रचालन में लागत, जगह की परिस्थिति और वातावरण को देखते हुए एक सामान्य विवरण आपको बता रहा हूँ कि अगर हम बीमा की बात करें और यहाँ पर 3 तरह के कूलिंग टावर इस्तेमाल के बीच में हम विवरण देखेंगे, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। बीमा जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में होती है वो 40 से ऊपर होती है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो बीमा है वो 20 से 22 की होती है। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो बीमा है वो 20 से 22 की होती है। अगर हम क्षमता की बात करें तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की जो क्षमता है वो 900 से 1000 टन में, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की 1340 से 2020 टन में और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की जो क्षमता है 1500 टन में। मोटर, इसमें हम फैन का इस्तेमाल करते हैं और फैन में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके हॉर्स पावर की बात करेंगे तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कोई और किसी भी प्रकार का फैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो मोटर है उसकी जो HP रेटिंग है वो 60 से 120 रहेगी और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो रेटिंग है वो 15 रहेगी। भार की बात करेंगे तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का जो भार है यहाँ पे 80,000 किलोग्राम के आसपास, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का 70,800 किलोग्राम के आसपास और 55,000 किलोग्राम के आसपास पोस्ट ड्राफ्ट कूलिंग टावर का भार होता है। दक्षता की बात करेंगे, सबसे आवश्यक चीज़ है कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस के लिए वो है दक्षता। तो कूलिंग नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की जो दक्षता है वो 60 से 65% होती है और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की कूलिंग टावर की दक्षता 70 से 72% होती है और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की दक्षता 70 से 75% तक होती है। अब हम कूलिंग टावर के कुछ मुख्य घटकों की भी चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से हम कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो इसमें प्रथम पहले बात करेंगे कूलिंग टावर की परास। कूलिंग टावर में जाने वाले जल के तापक्रम तथा कूलिंग टावर से निकलने वाले जल के तापक्रम में अंतर को कूलिंग टावर की रेंज अर्थात कूलिंग परास कहते हैं। तो कूलिंग टावर की परास क्या हो गई कि कूलिंग टावर में इनलेट जल तापक्रम, कूलिंग टावर का इनलेट जल तापक्रम अर्थात कंडेंसर का आउटलेट माइनस कूलिंग टावर में आउटलेट जल तापक्रम अर्थात कंडेंसर का इनलेट। इन दोनों तापक्रम के अंतर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। आर मतलब रेंज और जिसको हिंदी में परास कहा जाता है। और यहाँ पर TI और TO को भी हम डिनोट कर रहे हैं। TI मतलब कूलिंग टावर में इनलेट जल तापक्रम और TO मतलब कूलिंग टावर में आउटलेट जल तापक्रम। कूलिंग टावर की अप्रोच, कूलिंग टावर से बाहर निकल रहे जल का तापक्रम और कूलिंग टावर के पास की वायु के वेट वॉल टेम्परेचर के मध्य अंतर को कूलिंग अप्रोच कहते हैं। तो कूलिंग टावर की अप्रोच बराबर कूलिंग टावर में आउटलेट जल का तापक्रम माइनस वेट वॉल टेम्परेचर, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। यहाँ पर कूलिंग टावर में आउटलेट जल का तापक्रम है वो डिनोट कर रहे हैं TO से और TW है वेट वॉल टेम्परेचर और TO माइनस TW इक्वल टू A और A मतलब अप्रोच। हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कूलिंग टावर की रेंज और अप्रोच के।
कंडेंसर से आने वाले और जाने वाले पानी का तापक्रम, कंडेंसर जो पानी आ रहा है हम उसको हॉट वाटर टेम्परेचर अर्थात कूलिंग वाटर का जो इनलेट है, और जो कंडेंसर में जा रहा है अर्थात कोल्ड वाटर टेम्परेचर जो कूलिंग वाटर का आउटलेट है। इन दोनों के अंतर को हम रेंज कहते हैं। और कूलिंग वाटर के आउटलेट टेम्परेचर और आसपास के परिवेश के बेड वाटर टेम्परेचर के माइनस को हम क्या कहते हैं? अप्रोच कहते हैं। तो एक सामान्य ग्राफ के माध्यम से भी हमने कूलिंग टावर की रेंज और अप्रोच को समझा। आगे चलते हैं। कूलिंग टावर की रेंज और अप्रोच की गणना। यहाँ पर एक सामान्य उदाहरण से हम कूलिंग टावर में रेंज और अप्रोच को किस प्रकार से कैलकुलेट करें उसको समझाया गया है। तो यहाँ पर कंडेंसर से प्राप्त जल का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड एवं कंडेंसर में जाने वाले जल का तापक्रम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा WBT टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो रेंज और अप्रोच ज्ञात करें। यहाँ पे R बराबर होता है रेंज बराबर TI माइनस TO, कूलिंग टावर में इनलेट जल तापक्रम। तो कूलिंग टावर में जो इनलेट जल तापक्रम होगा वो कंडेंसर का आउटलेट जल तापक्रम। तो कंडेंसर से प्राप्त जल कितना है? TI 45 डिग्री सेंटीग्रेड, TO कितना हो जाएगा? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो परिवेश का बेड वाटर टेम्परेचर दिया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इन तीनों वैल्यू के माध्यम से रेंज और अप्रोच को कैलकुलेट कर सकते हैं। सामान्य इनके फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है, साधारण माइनस करना है, और जो वैल्यू निकल के आ रही है वो रेंज है कूलिंग टावर की 13 डिग्री सेंटीग्रेड और अप्रोच है कूलिंग टावर की 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सामान्य तरीके से हमने रेंज और अप्रोच को कैलकुलेट किया। अब हम बात करेंगे कूलिंग टावर की दक्षता। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कूलिंग टावर को खरीदते समय या फिर उसको लगाते समय हम जो बात करते हैं उसकी दक्षता पे बात करते हैं। तो कूलिंग टावर की दक्षता उसके परास और अप्रोच पर निर्भर करती है, क्योंकि कूलिंग टावर के बाष्पीकरण का साथ कूलिंग टावर जो है बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और बाष्पीकरण किस पर निर्भर कर रही है? परास और अप्रोच पे। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो कूलिंग टावर की जो दक्षता है वो परास एवं परास प्लस अप्रोच के योग के अनुपात के हम क्या कहते हैं? कूलिंग टावर की दक्षता कहते हैं। तो दक्षता क्या हो जाएगी? दक्षता को हम डिनोट करते हैं नीटा से, R/R+A इंटू 100 में। हम R और A की वैल्यू जानते हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया था, अप्रोच और रेंज को पढ़ा था, वहाँ पर R रेंज और अप्रोच के फॉर्मूले निकाले थे। उन फॉर्मूलों को यहाँ पुट करेंगे तो नीटा बराबर जो मेरा फाइनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा TI माइनस TO ऑब्लिक TI माइनस TW इंटू 100 में। TO और TI क्या है? कूलिंग टावर में इनलेट जल तापक्रम। TO क्या है? कूलिंग टावर में आउटलेट जल तापक्रम। और TW क्या है? गीला बल्ब तापमान। गीला बल्ब तापमान का विषय में हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें तो गीला बल्ब तापमान कैसे निकालना है आसपास के परिवेश में, तो सामान्य थर्मामीटर लेकर उसके बॉल पर एक गीला कपड़ा बांधकर हम उसको उस परिवेश में रखते हैं। गीला कपड़ा के नीचे एक पानी से भरी हुई हम बाउल्स, कटोरी या फिर जो भी सामान हो उसमें पानी भरा हुआ हो जिसमें लगातार कपड़ा गीला रहे, और वो थर्मामीटर जो तापमान बताएगा वो आपका क्या कहलाएगा? बेड वॉल टेम्परेचर। सामान्य थर्मामीटर द्वारा बताए जाने वाले तापमान को हम ड्राई वॉल टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन भी किया हुआ है, दक्षता निकाली है, हमारे पुराने उदाहरण में दी गई वैल्यूओं को यहाँ पे पुटअप किया है, और पुटअप करने के बाद लगभग 65% के आसपास आपके कूलिंग टावर की दक्षता निकल रही है। कूलिंग टावर की दक्षता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। गर्म जल की मात्रा। अगर आपके कूलिंग टावर में कंडेंसर से प्राप्त जल की मात्रा अत्यधिक है तो वो आपकी दक्षता को भी प्रभावित करेगी। इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितनी मात्रा में पानी भेजना है कूलिंग टावर का निर्माण करते समय। डिजाइन करते समय हम पहले ही पता कर लेते हैं कि हमको इतना पानी कूलिंग टावर में भेजना है, इतना
पानी को हमको हैंडल करना है। तो अगर उससे अत्यधिक मात्रा में हम कूलिंग टावर में पानी भेजेंगे, गर्म जल की मात्रा भेजेंगे, तो स्वाभाविक तौर से हमारी दक्षता प्रभावित होगी। जल निकलने का समय, हमारे कूलिंग टावर से जो पानी निकलकर कंडेंसर में जाता है उसके समय से भी हम कूलिंग टावर की दक्षता को प्रभावित करते हैं। प्रवाहित वायु का वेग, हमारे कूलिंग टावर के अंदर वायु का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है तो सीधे तौर पर हमारे कूलिंग टावर की दक्षता को प्रभावित करता है। वायु एवं जल के मध्य वाष्प दाब के अंतर से भी हमारी कूलिंग टावर की दक्षता प्रभावित होती है। कूलिंग टावर में प्रयुक्त वायु का प्रवाह अधिक होने पर दक्षता भी अधिक होगी, क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में जल वायु से संपर्क करता है उतनी अधिक तीव्र गति से वह ठंडा होता है। तो ये हमने सामान्य कारकों की बात करी जो कूलिंग टावर की दक्षता को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कूलिंग टावर में लॉसेस। कुछ लॉसेस होते हैं जो कूलिंग टावर में होते हैं। इन्हीं लॉसेस को ध्यान में रखते हुए हम मेकअप वाटर की सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम 3 लॉस की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट लॉस, एवोपोरेशन लॉस और ब्लो डाउन। इन तीनों लॉसों को अगर हम क्या कर दें, योग कर दें, तो ये योग के बराबर ही हम अपने कूलिंग टावर में क्या प्रवाहित करते हैं, मेकअप वाटर। तो हम समझते हैं कि ड्रिफ्ट लॉस क्या होता है। यह है पानी की वह कम मात्रा है जिसकी हानि कूलिंग टावर द्वारा अनएवोपरेटिव वाटर के रूप में की जाती है या फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में की जाती है। हमने मैश भी लगा रखा है कूलिंग टावर में, ऊपर की कोई भी ड्रॉपलेट्स, कोई भी जल की मात्रा बाहर ना जाए, फिर भी फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर जाने वाले जल की मात्रा को हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट लॉस कह रहे हैं। अगला हम बात कर रहे हैं एवोपरेशन लॉस का। एवोपरेशन के द्वारा जो पानी की हानि होती है उसको एवोपरेशन लॉस कहते हैं। वाष्पीकरण के साथ लगातार पानी की मात्रा जो वाष्पीकृत होकर कूलिंग टावर से बाहर चली जाती है, उस लॉस को हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन लॉस कहते हैं। तीसरा है ब्लो डाउन। कंडेंसर में पानी में से पपड़ी कम बनने देती है। कंडेंसर में पानी से पपड़ी कम बनने देती है, यह पानी को केमिकल से बचाती है। यह पानी की वह मात्रा जो कंटिन्यूस वॉशिंग ऑफ वाटर प्रयोग की जाती है। हम क्या कर रहे हैं कि सम्प टैंक जो है उसके पानी से ही धुलाई कर रहे हैं। आपको समझना है, कंटिन्यूस वॉशिंग ऑफ वाटर। लगातार वाष्पीकरण होने की वजह से कूलिंग टावर के सम्प में आपके केमिकल भी बराबर डोज कर रहे हैं और वाष्पीकरण दर होने की वजह से खनिज और लवणों की भी मात्रा बढ़ती है। तो कूलिंग टावर में हम यहाँ पर COC की बात करते हैं। अगर COC की मात्रा बढ़ती है, जब कूलिंग टावर की हम एक टर्म होती है COC, तो उस टर्म को देखते हुए हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में जाकर कूलिंग टावर के पानी का चेक करते हैं और वहाँ से जो COC आती है, COC को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमको कूलिंग टावर से कितना पानी बाहर निकालते रहना है। जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, अर्थात कूलिंग टावर के सम्प के टैंक के पानी को लगातार वॉश करना, धोना की प्रक्रिया को हम ब्लो डाउन कहते हैं। तो ये पानी, मेरा कहने का अर्थ है कूलिंग टावर से पानी की मात्रा किस प्रकार से भी बाहर जा रही है वो एक प्रकार से लॉस है। तो कूलिंग टावर से पानी की मात्रा किस किस प्रकार से बाहर जा सकती है, सर्वप्रथम ड्रिफ्ट लॉस के माध्यम से, एवोपरेशन लॉस के माध्यम से और ब्लो डाउन के माध्यम से। इन तीनों लॉसों को हम जोड़ दें तो इतना ही पानी हमें मेकअप वाटर के रूप में कूलिंग टावर में प्रदान करना पड़ता है। ध्यान रहे कि ये लॉसेस को कैलकुलेट भी करते हैं। आज के प्रशिक्षण के सारांश, हमने आज के प्रशिक्षण में कूलिंग टावर के विभिन्न भागों की बात करी। एलिमिनेटर, स्प्रे नल का हेडर, PVC फिलिंग, मैश, फ्लॉट वॉल्व, ब्लीड वॉल्व, इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व, फैन मोटर, विभिन्न प्रकार के हमने भागों के आज के प्रशिक्षण में चर्चा की। हमने आज के प्रशिक्षण में रेंज और अप्रोच की परिभाषा और रेंज और अप्रोच की गणना को भी समझा कि रेंज क्या है, अप्रोच क्या होती है और कैसे दोनों चीज़ें, रेंज और अप्रोच, आपके दक्षता पर प्रभाव डालती हैं। तो कूलिंग टावर की दक्षता को भी समझा और कूलिंग टावर की दक्षता पर रेंज और अप्रोच किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं वो भी समझा। इसी दौरान हमने WVT और DVT की परिभाषा को भी समझा कि DVT सामान्य थर्मामीटर,
द्वारा मापा जाने वाला तापमान, जबकि WBT आपके सामान्य थर्मामीटर के बॉल पर अगर हम गीला कपड़ा बांध दें और गीले कपड़े बांधने के बाद जो थर्मामीटर तापमान बताता है वो WBT होता है। और WBT का विशेष महत्व है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर की क्षमता को प्रभावित बनने कारक कि कूलिंग टावर की क्षमता कैसे प्रभावित होगी वो हमने कारक भी देखे, और अंत में हमने कूलिंग टावर के लॉसेस की बात की, गणना की। कूलिंग टावर के जो लॉसेस हैं उन लॉसेस के योग के बराबर ही हमें कूलिंग टावर में मेकअप वाटर की सप्लाई करनी पड़ती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस PPT को बनाने में हमने जो संदर्भ इस्तेमाल किए हैं वो अरिहंत NSQL लेवल 5 और RS खुरमी RAC टेक्स्ट बुक का। आज मैंने आपको कूलिंग टावर के अवयव पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।